Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 16 September, so let's get started. आज हमारे पास तीन important articles हैं. आर्टिकल्स क्या है? इनफैक्ट एक न्यू डायमेंशन है एग्जिस्टिंग टॉपिक्स में, तो उनको देखेंगे. बाकी सब शॉर्ट न्यूज जो हमारे फॉर्डर मटेरियल की तरह काम आएंगे हमारे एग्जाम में. सबसे पहले, बॉम्ब एक्सप्लोड्स एट मणिपुर मिनिस्टर्स हाउस, नो वन हर्ट. नो, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमने पिछले हफ्ते देखा था कि इवन इन्होंने ड्रोन अटैक भी यूज किया. ये आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी कहाँ जा सॉरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा हद से बाहर जा रही है. दैट लास्ट वीक हमने देखा कि ड्रोन को भी इस्तेमाल किया इन लोगों ने अटैक करने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने खुद से, हालांकि हल्का फुल्का था लेकिन खुद से मेड रॉकेट लॉन्चर्स भी यूज किए, क्योंकि इन्होंने खुद से ही बना लिया था. स्टील पाइप लिया, उसमें शुगर वगैरह का कुछ कंटेंट डाला और उसी से इन्होंने यूज कर लिया. यानी कि ओवरऑल ये कहीं ना कहीं ये जो अभी तक का कन्फ्लिक्ट था ये और ज्यादा एस्केलेट होता जा रहा है. ठीक है, बाकी वो सब बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. कुकी कम्युनिटी, मिताई कम्युनिटी. कुकी है 46% पॉपुलेशन, मिताई है 54% पॉपुलेशन. सीएम कम्स फ्रॉम दी मिताई कम्युनिटी. कुकीज आर प्रिडोमिनेटली क्रिश्चियंस, वो रहते हैं हिल एरियाज में. मिताईज प्रिडोमिनेटली हिंदूज एंड दे लिव इन दी वैली रीजन. कुकीज के कनेक्शन म्यांमार साइड पर और मिजोरम साइड, इनकी एथनिक कुकी जो कम्युनिटी है उसी का पार्ट है ये लोग ओवरऑल. और सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पर जो बन रहा है कि ये तो चलिए अभी इन लोगों ने ड्रोन यूज किया, ये रॉकेट्स खुद से बना लिया, बट म्यांमार में जिस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को म्यांमार से यहाँ पर वेपन्स आने लगे और ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट हो जाए. इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको हम लोग सिक्योर रख सकते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, बट अगेन रिमेंबर कि दिस इंटरनेशनल बॉर्डर इज गार्डेड बाय असम राइफल, एंड असम राइफल में काफी सारे कुकीज एथनिसिटी के लोग हैं. ठीक है, इसका मैं एग्जांपल जैसे आर्म फोर्सेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे असम राइफल्स के सोल्जर्स ने हेल्प किया था कुकीज को मणिपुर की पुलिस से बचने में. ठीक है, और मणिपुर की जो पुलिस थी वो प्रोडोमिनेटली मिताईस थी. ठीक, तो इवन जो आर्म फोर्सेस है, सिविलियन सोसाइटी है, ये भी इसमें एक सोशल फ्रिक्शन आ चुका है. तो ये कन्फ्लिक्ट अगर कल को खत्म भी हो जाता है तो ये सोशल कोहेजन फिर से स्टैब्लिश करना उतना इजी नहीं होगा. राइट, बाकी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में, तो हम सेम टॉपिक को दोबारा नहीं करेंगे जब तक कि उसमें कोई बड़ी चीज हमें ना मिले. वन नेशन वन इलेक्शन, इसको हम लोगों ने पहले भी किया था, विद डिटेल किया था, इसके प्रोस एंड कॉन्स जाने थे. बट अभी देखिए इसमें अभी कोई ज्यादा मूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक कि यहाँ पे सेंसस कंडक्ट ना हो, उस पर बेस्ड डिलिमिटेशन ना हो, ठीक है, और उसके बाद फिर जब अगला इलेक्शन होगा, ठीक, तब तक इसकी अभी बात करने की जरूरत नहीं है हमें. इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाने के भी चांसेस नहीं है जब तक कि इसमें थोड़ी सी मूवमेंट शुरू ना हो. रामनाथ कोविंद जी के अंडर में एक पैनल बना था, उसने इसको स्टडी भी किया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी. अब गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है वो बात की बात है. ठीक? और डिलिमिटेशन के बाद ही एक और चीज फोर्स में आएगी, दैट इज वुमेन्स रिजर्वेशन. वो भी तब तक फोर्स में नहीं आएगा जब तक कि यहाँ पे सेंसस करा के डिलिमिटेशन नहीं होता. अब सेंसस क्यों डिले किया जा रहा है वो गवर्नमेंट ही जानती है. ठीक है, उसका कोई उन्होंने स्पेसिफिक अभी तक रीजन नहीं दिया है. राइट, आपने वो सब पढ़े होंगे. 2026 में हमारे यहाँ अगला डिलिमिटेशन होना है, और हो सकता है कि अब शायद सेंसस का प्रोसेस शुरू हो जाए. 2025 तक सेंसस हो जाएगा, 26 तक डिलिमिटेशन हो जाएगा. उसके बाद अब सरकार 29 तक चलती है तो तब इलेक्शन होंगे या फिर बीच में भी हो सकते हैं. ठीक है, इस पे जब तक कोई मूवमेंट नहीं होती है इसको हम दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे. एक बार पहले किया था हमने जब इस पे कमेटी सेटअप हुई थी, बट अभी नहीं. जब इस पे उसके रिकमेंडेशन बाहर आएंगे या इसमें कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी तब बात करेंगे इसकी. नाउ CIC आस्क रेलवेज टू डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ स्टाफ विद डिसेबिलिटीज. ये सब क्यों हो रहा है? थैंक्स टू दिस गर्ल पूजा खेटकर. ठीक है, इसकी वजह से काफी चीजें ऐसी बाहर आई जो लगता था कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट नहीं है. काफी लोग जो पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली फिट हैं उन लोगों ने पर्सन विद डिसेबिलिटी के फेक सर्टिफिकेट्स बना के जॉब्स ले रखी हैं. अब ये चीज हर जगह देखी गई, ये यूपीएससी में भी देखा गया, ये बैंकिंग सेक्टर में भी देखा गया, और ये रेलवेज में भी देखा गया. यूपीएससी से जब लिस्ट मांगी कि आप हमें सारे डिसेबल्ड पर्सन जो पिछले 10 साल में ज्वाइन किया जिन्होंने सर्विस की लिस्ट दे दीजिए, यूपीएससी ने कहा वी डोंट मेंटेन एनी सच लिस्ट. ठीक है, सिमिलरली रेलवे से भी जब ये डिटेल मांगी गई तो अब उनका रीजन सुनिए आप. उन लोगों ने क्या कहा? इनिशियली द सदर्न रेलवे चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आपको पता है कि अंडर आरटीआई एक्ट हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिठाना होता है. जब उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई तो ही रिफ्यूज टू रिलीज द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, citing the privacy concern and lack of larger public interest.
नो, कैन यू एग्री विद दिस कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हर साल रिजल्ट आ रहा है, पूरा कैटेगरी वाइज ही लिस्ट आती है, ठीक है, सब कुछ है, तो इसमें कौन सी प्राइवेसी कंसर्न आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं? इनफैक्ट इंटरेस्ट उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हार्म हुए हैं। शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज कुड लीड टू अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेसी? अगर वो एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स यूज किए उन्होंने, तो फिर उसमें डिटेल्स देने में प्रॉब्लम क्या थी रेलवे को? राइट, तो अब इसको जरा आप कनेक्ट कीजिए कि आखिर फिर हम लोग बातें करते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है या हमारा जो सिस्टम है पूरा, उसको उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो कहाँ है आपकी अकाउंटेबिलिटी? एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, एथिक्स में हम लोग यही सब बातें करते हैं, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि उस पर किसी भी तरह का फियर, फेवर, प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ है ये तीनों चीजें इन चीजों में? ठीक, यूपीएससी के रिस्पेक्ट में भी और रेलवे बोर्ड के रिस्पेक्ट में भी ये तीनों चीज आप एथिक्स में बातें करते हो, लेकिन ये तीनों चीज खुद जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वही इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस पेपर को इंक्लूड करने का फायदा क्या है एग्जाम में? यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा है रेलवे को टू डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव सिक्योर्ड जॉब्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एमिड द कंसर्न अबाउट फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद जब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया के थ्रू, इन लोगों के पर्सनल सोशल मीडिया के अकाउंट्स के थ्रू सामने आई, तो यूपीएससी ने क्या किया? अपने यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिया कि आप जो आपकी ट्रेनिंग है वहां पर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। और कई ऑफिसर्स जो अभी ऑलरेडी अच्छी अच्छी रैंक पे बैठे हुए हैं सर्विसेज में, उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दिए। कईयों ने अपने जिम के, डांस के, साइकिलिंग करते हुए, माउंटेनियरिंग करते हुए वीडियोस डिलीट कर दिए, क्योंकि उनके नाम क्या क्या आज भी लिखा है पीडब्ल्यूडी, उनकी जिस साल की भी रिजल्ट है उसमें। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन एथिक्स का ज्यादा बनता है, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप ये इस तरह के एग्जाम्पल्स कोट करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की बजाय जब आप उसको हाइड करना शुरू कर देते हो, तो फिर अल्टीमेटली आप गवर्नेंस को हार्म कर रहे हो, ठीक है। अब लॉजिक भी आप देखिए कि प्राइवेसी खराब होगी उनकी, देयर इज लैक ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्विजन ऑफ प्राइवेसी, बट व्हाट अबाउट राइट ऑफ दोज पीपल विद डिसेबिलिटी? उन्हें राइट दिया गया, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। Okay, so this will help you with a very good example in your answer. नो, जब हम लोग रेप वगैरह की बात करते हैं या स्पेशली पॉक्सो के कंटेक्स्ट में करते हैं, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, द थिंग इज कि अधिकतर ओवर 70% इस तरह के जो केसेस आते हैं वो रिलेटिव्स या नियर रिलेटिव्स के थ्रू ही होते हैं। तो हर घर में तो पुलिस तैनात नहीं की जा सकती, राइट? ये सब चीजों को करेक्ट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉरल्स। आई डोंट नो कि अब स्कूल में मॉरल साइंस बुक चलती है नहीं, बट अपने टाइम चलती थी, एट इज हमारे टाइम तो स्कूल्स में इस तरह की पूरी एक प्रॉपर बुक चलती थी मॉरल्स की, ठीक है। नो, यहाँ पे देखिए, एमपी मैन हेल्ड फॉर रेपिंग एंड किलिंग हीज ओन डॉटर। ये मध्य प्रदेश में हुआ है, गुना डिस्ट्रिक्ट, अपनी बच्ची का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें पुलिस नहीं रोक सकती, ये चीजें अगर रुक सकती हैं तो उससे मोरालिटी से, ठीक है, एथिक्स के थ्रू, मॉरल्स के थ्रू रुक सकती है। और वो फिर आपकी उसमें सब कुछ आ जाता है कि हाँ, उसमें एक रिलीजन का भी रोल होता है, बट प्रोवाइडेड कि वो रिलीजन आपको मोरालिटी की बातें करे। ओके, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आजकल जो वेब सीरीज चली हैं, स्पेशली इन लोगों ने सारे रिलेशन डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कभी इन जनरल, बच्चे भी अगर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं तो शॉर्ट्स में, रील्स में ये चीजें आ जाती हैं इस तरह के बेहुदे से, ठीक? और उन चीजों ने इन रिलेशंस को पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है। और इसलिए गवर्नमेंट ने काफी सारी जो इस तरह की एप्स थी जो वेब सीरीज चला रही थी, उनमें से काफी सारी को बैन भी किया, और वो इलीगली ऑपरेट कर रही थी उनमें से अधिकतर। अब ये सब ये लोग क्यों दिखाते हैं? इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज दिस? Okay, now this is a wonderful article, democratic engagement with the digital plugin। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम, उसको भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट देती है अपनी स्कीम्स वगैरह दिखाने के लिए, आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, ये सब एडवर्टाइजमेंट इनको मिलता है, ठीक है। ऑफिशियल चैनल, सरकार का जो चैनल है डीडी न्यूज वगैरह,
ठीक है, इन पर भी मिलता है और इन पर तो आपको बराबर से देना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर डीडी न्यूज पे सबको इक्वल टाइम दिया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, राइट। लेकिन जो प्राइवेट चैनल है मीडिया में, उसको तो सीधा सीधा है कि जो जितने ज्यादा पैसे दे देगा हम उसको उतना ज्यादा दिखा देंगे। अब जिस पार्टी के पास ज्यादा फंड है वो अपने आपको एक थोड़ा सा अपर एज लेके चलती है। आज ये पार्टी है, कल कोई पहले कोई और पार्टी थी, वो चीज चलती है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मीडिया का है इसका रोल काफी डिक्रीज हुआ है। आजकल लोग टीवी ठीक से ऑन भी नहीं करते हैं घर पे ज्यादा, नो। आजकल सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस कहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया का। ठीक है, यू ऑल रिमेंबर दी वीडियोस ऑफ ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये काम कर रहा था बैठ के जर्मनी में, ठीक है, तो इंडिया के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स थे वो सब चीजें उस पर उतनी ज्यादा अप्लाई नहीं। लेकिन इसके वीडियोस को अपोजिशन पार्टीज ने जगह जगह पे बड़े बड़े बैनर, सॉरी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर सुनाया पब्लिक को। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड सेट को इन्फ्लुएंस किया इस चीज ने, ठीक है। यानी कि दो चीजें, एक तो ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है हमारा, आजकल काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। मोदी जी ने अवार्ड दिया है इन्फ्लुएंसर्स को, और उनमें से अधिकतर को आप देखेंगे कि वो बीजेपी की भक्ति के ही आजकल वीडियोस बनाते हैं। एक आप ही के स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते थे, उनका कुछ है भारत मैटर्स करके, ऐसा ही कोई चैनल है, तो उसमें वो पूरे प्रो बीजेपी वीडियोस बनाते हैं। इंडिया इज राइजिंग, इंडिया इज शाइनिंग, दिस एंड दैट, ओनली वन साइडेड न्यूज, मोदी इज डूइंग दिस, मोदी इज डूइंग दैट, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे कोविड का जो फंड बनाया गया पीएम केयर, उसको लेकर कभी कोई क्वेश्चन नहीं, एकदम बायस्ड ओपिनियन दिया जा रहा है कि इवन पढ़े लिखे बच्चों को भी बना दिया जाए कि हाँ, जो हो रहा है सब कुछ सही चल रहा है देश में। अभी आपने गुजरात में देखा 2 दिन पहले, 42 करोड़ का ब्रिज बना था, अब उसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ खर्च होंगे। बिहार में इतने ब्रिज गिरे हैं इस वक्त जितने की कहीं नहीं गिरे होंगे शायद। ठीक, तो इस तरह की ये जो अनबायस्ड टाइप की चीज हो रही है, ये क्यों हो रही है? सबको अवार्ड चाहिए सरकार से, इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है, तो सोशल मीडिया को बहुत तेजी से टारगेट किया गया है। अब सोशल मीडिया पे दूसरे तरह के भी लोग हैं जो सरकार को क्वेश्चन करते हैं। कई लोग हैं, कुछ ट्रेडिशनल मीडिया से निकले हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली उभर रहे हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कहा हम एक ब्रॉडकास्ट बिल लाना है। हालांकि ये बिल बाद में चला गया स्टैंडिंग कमेटी को। ओके, तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया था ब्रॉडकास्ट बिल में कि हम लोग आपके कंटेंट को पहले इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद ही आप उसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक, अब सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं, सरकार की किसी पॉलिसी पर या किसी करप्शन पे क्वेश्चन कर। अब देखिए सीएजी ने, मैं ये बार बार इसलिए कोट करता हूँ कि एक दो एग्जाम्पल आपके सबकॉन्शियस में बस जाए, आराम से लिख लोगे, ठीक है। सीएजी ने 2 चीजें हाईलाइट की थी। फर्स्ट, कि आपने एक ही आधार कार्ड पे, एक ही मोबाइल नंबर पे आपने बना दिए 9.3 लाख जन आरोग्य कार्ड्स, ठीक है। दूसरा, गंगा एक्सप्रेसवे में आपकी कॉस्ट थी 18 करोड़ पर किलोमीटर, लेकिन इसको बढ़ाकर ओवर बिलिंग करके आपने कर दिया 250 करोड़ पर किलोमीटर। ये दोनों कंसर्न सीएजी ने रेज किए, ठीक है। अब ये चीजें अगर कोई इंडिपेंडेंट, ट्रेडिशनल मीडिया तो दिखाएगा नहीं क्योंकि वो सब कॉर्पोरेट हाउसेस के एंड दे ऑल गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इंडिपेंडेंट मीडिया यूट्यूब पे या अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट्स पर ये चीजें दिखा रहा है, तो अब उसमें आप कह रहे हो कि हम लोग पहले इस कंटेंट को इवेलुएट करेंगे उसके बाद आप पब्लिश कर सकते हो। तो इट इज लाइक, इट इज गैगिंग दी सोशल मीडिया एज वेल, ठीक है। तो दो चीजें, एक, किसी ना किसी तरीके से अवार्ड देकर या पैसे देकर, इवन यूपी सरकार ये तो बिल लेके आई है ना प्रॉपर कि अगर आपके इतने मिलियंस फॉलोवर हैं तो हम आपको 5 लाख रुपए महीना देंगे, सरकार की स्कीम्स आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो वो एक तरह से पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, इट इज अंडरगोइंग ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डिजिटल मीडिया, फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल मीडिया, हमारे न्यूज चैनल वगैरह, टू न्यूज़पेपर्स, इनसे लेकर हम लोग सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं अब, कि डिजिटल मीडिया की तरफ। तो उसमें दोनों तरह के लोग हैं, जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी करते हैं, दूसरे हैं जो गवर्नमेंट का ही माउथपीस बन चुके हैं। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया है जो ऑफशोर एंटिटी, ऑफशोर से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया के रेगुलेटरी नॉर्म्स में आते नहीं है। तो अब ध्रुव राठी जैसे ऐसे कई हैं, और यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि दोनों पार्टियों ने हजारों करोड़ ऑफशोर एंटिटीज को दिए थर्ड पार्टी को अपने अपने लिए काम करने के। और इन थर्ड पार्टीज में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने रिलीजन को लेके अनशन बोला, बहुत एक्सट्रीम लेवल की एक दूसरे पर आप कह सकते हो एलिगेशन इस टाइप की चीजें लगाई, ठीक है। लेकिन ये लोग काम कर रहे थे ऑफशोर बैठ के इंडिया से बाहर, तो इंडिया के रेगुलेटरी नॉर्म्स का इनको डर नहीं था, ठीक है। ये 2-3 चीजें इन्होंने हाईलाइट की है। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी नॉर्म्स फ्रेम करने की जरूरत है, स्पेशली विद दिस डिजिटल मीडिया ऑल्सो एंड एज वेल एज दिस थर्ड पार्टी ऑफशोर एंटिटी ऑल्सो। क्लियर? चलिए इसको कवर करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स like social media, they have reshaped the democratic engagement by enabling targeted campaigns,
The campaigns often employ micro-targeting techniques where personalized ads are delivered to specific voter groups, influencing their perception and voting decision. ठीक, जैसे पुराना चलाया जाए कि आपके लिए हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, जबकि राजीव गांधी सरकार थी उसने तो ट्रिपल तलाक को वापस से एनफोर्स कर दिया था लॉ बना के। इस तरह के टारगेटेड ग्रुप को यहाँ पे माइक्रो मैनेज किया जाता है इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और दूसरा कंसर्न है थर्ड पार्टी कैंपेनर। दिस थर्ड पार्टी कैंपेनर and offshore influencers like Dhruv Rathi. These groups operate outside traditional oversight mechanism, ठीक है, spending large sum to influence elections coverage। अब चलिए मान लेते हैं, अभी इसके हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सरकार के पास भी, कि ध्रुव राठी को दूसरी पार्टी ने फंडिंग दी होती, ठीक है, वहीं जर्मनी में, कि वहीं आपको इसको पैसा दे दो, तो ये इसने वोटर्स के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस तो किया, तो पार्टी ने लीगली तो नहीं लेकिन इलीगली खर्चा किया अपने इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन उस पर किसी का रेगुलेशन नहीं था। स्टडीज कंडक्टेड बाय लोक नीति CSDS, अब ये नाम याद रखिए, ठीक है, जैसे हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज में याद रखते हैं ना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसी तरीके से ये भी याद रखिएगा, कई बार सर्वे जो होते हैं देखते हैं उसमें लोक नीति CSDS ही करती है। अब देखिए कई बार ये होगा कि अगर इसने नहीं भी किया लेकिन आपको कोई बात कोट करने के लिए आंसर में वेटेज लाना है, ठीक है, इवन चेक करने वाले को भी नहीं पता होगा, तो उसमें आप कोट कर सकते हैं कि हाँ एज अ स्टडीज कंडक्टेड बाय लोक नीति, ठीक है, या एज अ सर्वे डन बाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो आप लिख सकते हो। नो वन गोइंग टू आस्क यू कि ऐसा हुआ भी था क्या, ठीक है। तो studies conducted by Lokniti showed that such groups are active in Indian politics, often promoting content that is inflammatory, यानी कि polarizing, Hindu, Muslim and all those, or misleading to sway the voters। ठीक है, अब जैसे इसमें घटियापन का आप ये देख लीजिए कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की वीडियो बना देते हैं, नेहरू जी का कैरेक्टर ऐसा था वैसा था, ठीक है, सोनिया गांधी का कैरेक्टर इस तरह का है, ये इस तरह का काम करती थी शादी से पहले, ऑल दो, ठीक है, बाद में इनका इस तरह का रिलेशन इससे रहा उससे रहा, इस तरह की चीप बातें टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर लोगों को, जैसे जो अब देखिए आज जो बच्चे वोटर बने 18 साल के, जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तब ये बच्चे 8 साल के रहे होंगे सिर्फ, लेकिन मीडिया में मोदी 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 देख देख के उनको ये लगने लगा है अब 18 साल के होते होते कि हाँ मोदी जी तो हैं सब कुछ, ये बाकी तो सब चोर हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सपेंडिचर होता है इंडिया में वो तो डिस्क्लोज होता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी कैंपेनर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, विथ लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, दिस रेजेस ए कंसर्न अबाउट द ऑफशोर आइलैंड्स ऑफ इलेक्टोरल फाइनेंस। अब वहां से अगर उनकी पार्टी ने ध्रुव राठी को वहीं से फॉरेन से ही कहीं से फंड अवेलेबल करा भी लिया होता तो कौन रिपोर्ट कर रहा है कि हमने इलेक्शन में ये भी खर्चा किया है, ठीक है, और ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, 2000 करोड़ 3000 करोड़ इस लेवल तक का पैसा खर्च किया दोनों पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन के टाइम। These groups are not bound by same regulations and they play a significant role in shaping the electoral outcomes, right? तो ये तीन मेजर इश्यूज हैं। Next is regulatory challenge. So what is the need? The need is to reform the campaign finance regulation, noting that the existing laws are insufficient to address the complexities introduced by digital platforms. It stress the need for equal media time. अब ये चीज है जो आपके सरकारी चैनल है DD न्यूज टाइप के, उनमें तो सभी पार्टीज को इक्वल टाइम एलोकेट किया जाता है इलेक्शन, लेकिन जो प्राइवेट न्यूज चैनल है वो एक ही पार्टी को दिखा रहे हैं आजकल। 98% मीडिया सिर्फ एक ही पार्टी को दिखा रहा है पिछले 10 सालों से। So need for equal media time as well as spending caps to ensure the fair play in the election. Okay, it will counterbalance the influence of third party actors and prevent excessive spending by political parties. अब जो पावर में है इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसके पास सबसे ज्यादा आए अभी तक उसी के पास ज्यादा पैसा होगा, वो इतना पैसा देगी इन प्राइवेट मीडिया चैनल्स को कि वो कहेंगे आप हमें या तो इससे ज्यादा दे दीजिए दूसरी पार्टी वाले या फिर हम इन्हीं को दिखाएंगे। अब पैसा रूलिंग पार्टी के पास ज्यादा है तो वो फिर उन्हीं का एड चलता रहता है एंड वोटर का माइंड इन्फ्लुएंस होता रहता है। ग्लोबल इम्प्लीकेशन। अब इसी तरह की चीजों को काउंटर करने के लिए कनाडा एंड यूके में कुछ स्टेप्स लिए गए टू टैकल दीज थर्ड पार्टी कैंपेन इन्फ्लुएंस एंड डिजिटल स्पेंडिंग इन द इलेक्शन। तो कनाडा और यूके का एग्जांपल कोट कीजिएगा कि हमें भी इस तरह की चीजें स्टेप्स लेने की जरूरत है। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेक जाइंट्स इन शेपिंग पॉलिटिकल नैरेटिव फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल कैंपेन। अब देखिए यूएसए में तो क्या है कि एक ही आदमी के फेस पे इलेक्शन होता है, वो तो इंडिया में अभी हो रहा है मोदी जी के टाइम, अदरवाइज तो पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे पे ही हमारे यहाँ इलेक्शन होते थे, बट यूएसए में तो हमेशा इंडिविजुअल पे होता है। तो वहां पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके 8-8 हजार
सॉरी 8,000 लोगों तक की वर्कफोर्स लगा दी जाती है एक आदमी के प्रमोशन में। इसे ट्रंप ने कहा था जब उसने फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था, इवन इफ आई नीड टू स्पेंड $1 बिलियन फॉर दिस इलेक्शन आई विल डू इट। ये जो फर्म्स बने हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल रिसर्च के नाम पे, एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, अपनी 7,000 8,000 लोगों की वर्क फोर्स को लगा देते हैं अगर सामने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि मुझे अपनी इलेक्शन कैंपेन आपसे मैनेज कराना है। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन मैनेजर्स आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो उस तरीके से फिर इनका चलता रहता है। Okay, so to conclude, there is urgent need for reforms in regulatory framework governing elections in India, especially in light of the rising role of digital platforms and third-party actors. It calls for stronger oversight, greater transparency in campaign spending, and measures to prevent the misuse of digital tools in manipulating voters. Okay, so आपको समझ में आया, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एक फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये लिखा किसने आर्टिकल ने, तो ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। ही रिप्रेजेंट द सिकंदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब यूनियन मिनिस्टर है तो आप समझ सकते हैं कि आपको वन वे ही ले जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हाईलाइट किए जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये स्टैब्लिश किया गया था वाया अमेंडमेंट अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 2015। अब ये माइन एंड मिनरल एक्ट में दोबारा अमेंडमेंट हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपका यूट्यूब पे बना रखा है इसको लेके। ठीक है, लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो पहली बात तो ये है कि आपको वो वीडियो देखना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, जब हम लोग बात करते हैं कि किसी सेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग वगैरह हो रही है, तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि वहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, वहां की वर्कफोर्स जो सेक्टर में काम करेगी लोकल, तो उनके हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा होंगे। राइट, तो इकोनॉमिकली आपका एक्सप्लॉइटेशन हो या ना हो, लेकिन सोशली आपको काफी सारी दिक्कतें होने वाली हैं। सबसे पहले तो माइनिंग आती है तो आपको डिस्प्लेस होना पड़ता है वहां से। दूसरा, आपके लिए जो जॉब्स लेके वो आती है वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की होती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ा कंसर्न बन जाता है। फिर अब इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो इनकी सोशल वेलबींग के लिए हम क्या करें, एक ऑप्शन तो हमारे पास सीएसआर आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें आप अपने प्रॉफिट का 3% स्पेंड करते हो सोशल प्रोजेक्ट्स पे। जैसे आपने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, या आपने हर घर में, जैसे ओएनजीसी ने एक जगह पर नल लगवा दिए थे सभी घरों में कि पाइप वाटर पहुंचाने के लिए ओएनजीसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ठीक है, ये सब सोशल सीएसआर के पॉइंट पे आ गए। एजुकेशन में वो डोनेशन दे सकते हैं, वहां का कोई सरकारी स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरवा दिया। राइट, उसी तरीके से दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। अब ये वाला जो फंड है, यहाँ भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, बट यहाँ पर ये सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट्स में होता है जहां पर किसी तरह की माइनिंग हो रही हो। ठीक है, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट तक लिमिट होता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वहीं पे स्पेंड करना है हमें, ये उन्हीं लोगों के लिए। जैसे सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी है, वो मार्बल कटिंग वगैरह पत्थर कटिंग में होता है, और उससे इनको बीमारियां होती है। सिलिकोसिस पे मैं आपको छोटा सा लेक्चर दूंगा 20 मिनट्स का। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक फोटो पॉइंट की तरह तो काम करेगा ही, लेकिन उसको थोड़ा सा जान लोगे तो बेटर होगा। प्रीलिम्स में कई बार इस तरह की चीजें आ जाती हैं। आजकल वो सब उस पर चल रहा है एप्लीकेशन पे। ओके, सो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड सीएसआर, ये दो एक तरीके हैं जहाँ पे हम सोशल वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं इंसान की। ठीक है, ये दो मेजर्स है। तो यहाँ पे इन्होंने डीएमएफ को लेकर ही आर्टिकल लिखा है कि इससे क्या क्या फायदे होंगे। बट अगेन टेलिंग यू, वन वे है, सिर्फ पॉजिटिव देखिएगा, नेगेटिव से उन्होंने हाईलाइट नहीं किए। In 2015, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल एक्ट मैंडेटिंग द ऑक्शन। ठीक है, फर्स्ट तो कि ऑक्शन के थ्रू ही होगा, क्योंकि मनमोहन सरकार के टाइम में घोटाला हुआ था कि कोल माइनिंग का प्रॉपर ऑप्शन नहीं हुआ था, जो पहले आया उसको देते चले गए। तो फिर यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी की गई कि पहले तो जो भी माइंस एलोकेट की जाएंगी वो ऑक्शन के थ्रू ही की जाएंगी। दूसरा इन्होंने क्या किया, दे हैव क्रिएटेड ए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वेयर लाइसेंसीज या फिर लीज होल्डर दे पे टू दिस फंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर रॉयल्टी। ठीक है, ये दो चेंजेस किए गए 2015 में। अभी की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं ना पिछले साल, वो अलग चीज है। वो जनरली जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको हमने जो रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट होती थी उससे बाहर निकाला है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सके। उस वीडियो को देख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 मिनट का ही होगा। नो, डीएमएफ अब इसमें ऑलमोस्ट एक्यूमुलेट हो चुके हैं 1 लाख करोड़ तक। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली इन माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। राइट, दिस इज द एम ऑफ दिस। इसको सेटल करने का एम ही यही था। दिस डीएमएफ resulted in 3 lakh projects being sanctioned across 645 districts in 23 states. The, the objective
अब इसके लिए यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डे था उस दिन इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बात की, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम, ठीक है, इसको अब करीब 10 साल हो चुके हैं जब ये लॉन्च की गई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज alongside existing schemes और प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, जैसे सिलिकॉसिस मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑन पीपल इन माइनिंग डिस्ट्रिक्ट एंड ensuring that those affected have long term sustainable livelihood। ठीक है, तो ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जब ये स्कीम लॉन्च की गई। जैसे कटनी मध्य प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीएमएफ का जो फंड था उसी से यहाँ पर यंग माइंड्स को ट्रेन किया गया टू मास्टर दी ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगेन दिस इज अ फर्दर पॉइंट जो आपको यूज करना है कि कैसे कॉर्पोरेट्स हमारे यहाँ पर सोशल वेलबींग या इकोनॉमिक वेलबींग में एक रोल प्ले कर सकते हैं या अगली वर्कफोर्स को ट्रेन करने में, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में। ठीक है, दिस कुड एक्ट एज अ वंडरफुल फॉर द पॉइंट इन कटनी मध्य प्रदेश डीएमएफ। ओके, उसके अलावा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने लॉन्च किया और साथ में जो हमारा एक काबिल बनाया हमने 3 पब्लिक सेक्टर ने मिलकर ओवरसीज माइंस एक्वायर करने के लिए, जैसे लिथियम ब्लॉक एक्वायर किए अर्जेंटीना में। दीज डीएमएफ्स कॉम्प्लीमेंट दिस गोल थ्रू द वेलफेयर ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इन माइनिंग एरियाज। अब ये पूरा फंड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आता है। इसके अलावा एक नेशनल डीएमएफ पोर्टल भी बनाया गया जिसने डिजिटाइज किया इस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट को across India, enabling the greater transparency as well as efficiency in its operations. Innovation, अब इन्होंने क्या क्या इनोवेट किया है अपने उससे वो देखते हैं। DMFs are ensuring inclusivity by including elected representatives in the governing bodies, while some have non-elected members of ग्राम सभा as well। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा है तो उसी ने सब डिसाइड कर लिया। यहाँ पे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, लोकल विधायक है तो वो उनको भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है, कुछ ने स्टैब्लिश किया एक डेडिकेटेड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर कुछ पर्सनल भी उन्होंने ले लिए फ्रॉम स्टेट्स पीडब्ल्यूडी ताकि इंश्योर किया जा सके एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। डीएमएफ आर चॉकिंग आउट 3-year प्लान टू इंश्योर द टारगेटेड गोल अचीवमेंट। अब जैसे कोई कंपनी कहीं पे ऑपरेट कर रही है तो एक 3 ईयर का प्लान बना के चलती है कि चलिए 3 ईयर में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं लोकल लोगों के लिए। These efforts will ensure that DMFs take up long-term and well-planned प्रोजेक्ट्स वाइल अवॉइडिंग दी अर्लियर फ्रेगमेंटेड अप्रोच। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि सभी डीएफएस को किस तरीके से काम करना होगा, तो इससे कोई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा सके पूरे एरिया के लिए। The aim is to use DMFs to augment the livelihood of forest dwellers by taking up projects in the plantation। जैसे नक्सलाइट्स को काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ में रबर कल्टीवेशन प्रमोट किया गया। ठीक है, क्या पे कि ये अच्छी लाइवलीहुड अर्न कीजिए, आप कहाँ ये दंगा फसाद में लगे। Taking up projects in plantation, collection and processing of medicinal herbs, and DMFs will also identify and nurture local athletes while developing sports infrastructure and facilities। अब इसको कन्वर्जेंस जो कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या होगा, तो DMFs आर फाइन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड हैव यूनिक एडवांटेज ऑफ कन्वर्जिंग सेंट्रल एज वेल एज स्टेट स्कीम्स। It will ensure that national priorities meet the local needs and amplify the impact and reach, and DMFs are becoming powerful tool for truly inclusive governance, reaching every corner of the nation, transforming historically underserved regions, turning natural resources into drivers of local development। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो गवर्नमेंट मिनिस्टर, इनफैक्ट लिखा इन्होंने भी नहीं होगा, इनके सेक्रेटरी ने लिखा होगा, इतना नहीं आता हमारे नेताओं को, बट आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वन साइडेड अच्छी बातें हुई है यहाँ पर सच्चाई ये है कि डीएमएफ में आने वाला फंड अनयूज पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी राजस्थान का एक केस था, वहां पर एक विलेज है जिसको कहते हैं विलेज ऑफ विडोज, क्योंकि वहां पर लगभग हर आदमी की 45-50 की उम्र तक डेथ हो ही जाती है सिलिकॉसिस की वजह से। ओके, तो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आपने वहां नहीं यूज किया, ना उनके ट्रीटमेंट के लिए, ना उनके लिए कोई प्रॉपर हॉस्पिटल बनाने के लिए, और ना ही उनकी वर्क साइट पे आपने सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए किसी के लिए आपने फंड यूज नहीं किया, ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहता है। ओके, तो वो मैं सिलिकॉसिस आपके साथ 20 मिनट का सेशन करूंगा और आज ही करूंगा, क्योंकि तो ये 2 आर्टिकल्स यहाँ पे काम के थे। तीसरा यहाँ पे इन्होंने अगेन ये भी फॉर्मर डेप्यूटी मेयर रहे शिमला के एंड मेंबर ऑफ केरल अर्बन कमीशन, तो इनका भी थोड़ा बायस ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक पॉइंट काम का लगा मुझे, दैट ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विच प्रोवाइड द ऑटोनॉमी टू लोकल बॉडीज हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। आजकल जो भी सेंटर से फंडिंग आती है दे आर इन of tied nature of grants linked to centrally sponsored schemes and even financial devolution।
जैसे सरकार अड़ी हुई है तमिलनाडु केरल में कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कीजिए और पीएम श्री, इन दोनों को इंप्लीमेंट कीजिए, तभी हम आपको समग्र शिक्षा अभियान के ग्रांट्स रिलीज करेंगे। ठीक है, जबकि ये है आपका जनरली अदर स्कूल्स के लिए, सरकारी स्कूल्स के लिए। ठीक है, जबकि ये पीएम श्री जो है ये कहेगा कि आप जिस स्कूल को इंक्लूड कर रहे हो इसमें, उसको आप सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम देयर स्टेट बोर्ड। ओके, तो ये इशू मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, इसके इम्प्लीकेशंस। ओके, और इससे कुछ नहीं होना है, सिर्फ ये होना है कि ये पीएम श्री जो स्कूल चूज की जाएंगे, तो वैसे ही आप वो स्कूल चूज कर रहे हो जो बेस्ट है, एक खराब स्कूल चूज ही नहीं कर रहे हो। कि बेस्ट स्कूल को तो आप मॉडल दिखा लोगे और बाकी के जो खराब स्कूल बच जाएंगे फिर उनको सीधे सीधे आप प्राइवेटाइज कर दोगे। देखिए ये स्कूल बहुत बुरे हालत में, इनको प्राइवेट लोगों को देते हैं, वो सुधार लेंगे। यही अल्टीमेट मोटिव है इस सबका। हार्ड नट टू क्रैक, अरेका। अब कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस अरेका। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसकी कई वेराइटीज होती हैं, टॉप क्वालिटी की भी, लो क्वालिटी की भी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, श्रीलंका म्यांमार जैसी कंट्रीज से घटिया क्वालिटी का अरेका नट्स इंपोर्ट करते हैं और उसको हमारे यहाँ के जो बेस्ट वर्जन है उसके साथ मिक्स करते हैं, और फिर जब ये नॉर्थ इंडिया में भेजा गया फॉर कंजम्पशन, तो नॉर्थ इंडिया से सारे ट्रक्स को रिजेक्ट कर दिया गया। और ये हरकत किसने की, फार्मर्स ने नहीं, ये हरकत करते हैं ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब ये ट्रक्स वापस आए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अब इनकी जो डिमांड थी नॉर्थ इंडिया में वो कम हो गई, तो अल्टीमेटली इनके प्राइसेस गिर गए, रिजेक्ट होने लगे तो प्राइस गिर गए, करीब 10,000 रुपए तक इनके प्राइस नीचे आ गए। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ, फार्मर्स का। और ब्लेम किस पे जा रहा है, ट्रेडर्स पे। ट्रेडर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो फार्मर ने गलती की है, हमने कुछ नहीं किया, जबकि फार्मर्स कह रहे हैं नहीं, ट्रेडर्स हैं मेन रिस्पॉन्सिबल, हम तो बेस्ट क्वालिटी का देके गए थे आपको। ओके, अरेका ग्रोवर्स इन कर्नाटका एक्सपीरियंस ए रूट शॉक साइटिंग पुअर क्वालिटी। इनके प्राइसेस 58,000 पर क्विंटल होते थे, जो कि गिर के आ गए 47,000 पर क्विंटल, क्योंकि इसकी डिमांड नॉर्थ इंडिया में कम हो गई। कर्नाटका वॉज द लार्जेस्ट अरेका ग्रोइंग स्टेट। नाउ अरेका नट्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे नुली, हसा, राशि, बेटे, गोराबालू, डिपेंडिंग ऑन देयर लुक एंड फील। अब ये जो नुली एंड हसा, ठीक, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लोकल लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो। ओके, तो ये टॉप क्वालिटी नट्स होते हैं, दे आर हाईली वैल्यूड, एंड दिस गोराबलू इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडर्स इन सबने मिक्स कर दिए, ये तो नॉर्थ इंडिया में जब ट्रक्स आए तो वो रिजेक्ट हो गए। Several truckloads of nuts have been rejected. The demand for areca nuts fell and the prices crashed. Traders, a handful of farmers have begun using chemicals during the processing of nuts to enhance the look and feel of the inferior quality. ये traders का एलिगेशन है फार्मर्स पे कि इन लोगों ने केमिकल्स यूज किया इसकी लुक और फील को एनहांस करने के लिए इंफीरियर क्वालिटी नट्स के, और इन्होंने खुद मिक्स कर दिए बेस्ट और चीप क्वालिटी के। जबकि इनका कहना है कि नो, these inferior quality areca is illegally imported from Myanmar and Sri Lanka and other countries। और ये ट्रेडर्स मिक्स कर देते हैं क्वालिटीज को, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। जो तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है, क्या सच्चाई है वो कोई नहीं जानता। अरेका कल्टीवेशन हैज बीन बैडली हिट बाय फ्रूट रॉट एंड येलो लीफ डिजीज। अब इस साल ये हुआ कि यहाँ पे एक येलो लीफ डिजीज फैल गया था, तो इस वजह से वैसे इनका प्रोडक्शन कम हुआ था। ठीक है, तो दिस इज वन सेकेंड रीजन जिस वजह से फार्मर परेशान हो रहे हैं। एंड थर्ड रीजन रहा हैवी रेन। Nearly 40% of the total areca plantation has been affected by fungal disease। The infection ने रिड्यूस कर दी इसकी yield substantially और प्रोडक्शन कम हो गया, तो वहां फार्मर का लॉस हो गया। Okay। अब फार्मर यहाँ पे इसमें इतना लॉस जा रहा है कि दे आर मूविंग टू बिगर सिटीज अबैंडनिंग देयर फार्म्स। तो ट्रेडर्स जो बात नहीं समझते वो ये कि आप मिलावट करके शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट बना लोगे, बट अगर इन लोगों ने इसकी फार्मिंग करना ही छोड़ दी तो आप ही खत्म। क्रूशियल एक्शन श्रीलंका नहीं पढ़ना हमें, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे रिलेशंस कहाँ जा सकते हैं। ये सब कोई नहीं पूछ रहा यार आपसे, एफएम एएम मॉड्यूलेशन, नो वन आस्किंग। सी मणिपुर, क्रूड रॉकेट मेड बाय मणिपुर ग्रुप रेज कंसर्न। नाउ दिस इज सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, क्रूड अनगाइडेड रॉकेट्स विद ए पोटेंशियल रेंज ऑफ अप टू 6 किलोमीटर। इससे पहले इन्होंने हेक्साकॉप्टर ड्रोन यूज किया था। हेक्साकॉप्टर ड्रोन क्या होता है, ये ऊपर से बॉम्ब गिराने के काम आता है। ठीक है, और दोनों साइड्स के पास है ये आज। बोथ साइड्स हैव नाउ एक्वायर्ड टू ड्रॉप बॉम्ब्स एंड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास गाय और बछड़ों के साथ खेलने का टाइम है, फोटोशूट कराने का टाइम है, बट उनके पास मणिपुर की सिचुएशन को एड्रेस करने का टाइम नहीं है। आई डोंट नो सरकार इतना ज्यादा क्यों निग्लेक्ट कर रही है इसको। ये बढ़ता जा रहा है, ये बहुत सीरियस लेवल पे जा रहा है।
रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स, बॉम्ब गिराने के लिए यूज कर रहे हैं। आप तो एक पूरी की पूरी वॉर में उतर आए हो आपस में। नो मेजर इम्पैक्ट, these crude projectiles assembled locally with the sugar and fertilizer stuffed into metal pipe। ठीक है, तो क्रूड तो था, मगर यू नेवर नो, कल को वो म्यांमार से इंपोर्ट करना शुरू कर दें अच्छे वेपन्स। ये मैंने आपको बताया हुआ है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि जो इंसर्जेंट के साथ हुआ था 2008 में, लेकिन इसको अब म्यांमार गवर्नमेंट ने वो नहीं किया है, रिन्यू नहीं किया। उन्होंने कहा है कि नहीं, कुकीज के अगेंस्ट फिर से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करवाइए। बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन बिगेस्ट इशू इन झारखंड, सेज मोदी। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, इसको कनेक्ट कीजिए जरा। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी होता है, ठीक है, जैसे हमारे नेबरहुड में हो रहा है बांग्लादेश में या श्रीलंका में, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो या नेबरहुड, होता है क्या अल्टीमेटली कि लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो भी इलीगली। यही माइग्रेशन यूएसए के लिए सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है फ्रॉम मैक्सिको साइड, ठीक है, यूके, फ्रांस, इनके लिए टेंशन बना हुआ है अक्रॉस द मेडिटेरियन। ये पूरे लीबिया, तुनिशिया टाइप साइड के लोग उधर चले आ रहे हैं, और यही हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है। तो ये इलीगल माइग्रेशन अल्टीमेटली क्या करता है, सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉज करता है। असम में अगर मजदूर काम करना चाहता है 300 रुपए पर डे में, तो ये बांग्लादेशी माइग्रेंट जो आए हुए हैं कहते हैं नहीं, हम तो 200 में कर देंगे, हमें बोलिए। अब फिर इंसान अपना सस्ते के चक्कर में इनको हायर कर लेता है, ठीक है। तो पहला तो आपने वहां के जो लोकल लोग थे उनकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड को मुश्किल में डाला। दूसरा दूसरा उनका जो वहां का सोशल फैब्रिक है उसको आप स्पॉइल करते हो। ये खाली जगह पड़ी है, जंगल पड़े हैं आदिवासियों के, आप उसमें घुस गए, आपने अपनी झुग्गियां बना ली, आप वहां सेटल हो गए, ठीक। अल्टीमेटली उनकी लाइवलीहुड आपने हार्म की, राइट। तो ये सोशल इकोनॉमी दोनों फैब्रिक को डिस्टर्ब करके अल्टीमेटली क्या होता है, फिर इशू आ जाता है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। अब जैसे बंगाल में हुआ कि ममता बनर्जी की सरकार ने, अब देखिए ममता बनर्जी के बारे में एक बात जान लीजिए कि जब ये मिनिस्टर थी, सॉरी, ये सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तब ये रोई थी प्रॉपर, शी क्राइड इन द पार्लियामेंट कि सरकार बांग्लादेशी इलीगल जो घुस रहे हैं बंगाल में, इनके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है, इनको रोकने के लिए। शी लिटरली क्राइड देयर, बहुत चिल्लाई थी। बट अटल सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मनमोहन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इनको कहीं से एनलाइटनमेंट हुआ कि यार ये जो इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं, अगर इन्हें मैं अपना वोट बैंक बना लूं तो मैं राज करूंगी हमेशा। और इन्होंने यही किया, इन्होंने कैसे भी करके इनको राशन कार्ड अवेलेबल करा दिए इलीगल माइग्रेंट्स को। राशन कार्ड से भी कई साल रहते रहते इन लोगों ने आधार कार्ड भी ले लिए, फिर और जुगाड़ करके अपने जो पिम्स वगैरह होते हैं इनके थ्रू इन्होंने अपने नाम वोटर आईडी में ऐड करवा लिए, और सरकार का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि अब इनको जो वोटर आईडी मिल गई, ठीक है, तो इनको पूरी एक आइडेंटिटी मिल गई, तो ये इन्हीं के वोट बैंक बन के रह गए। ये सिचुएशन वैसी थी बंगाल के बांग्लादेशी माइग्रेंट्स और ममता बनर्जी जी की, जैसे कि आप प्रोटेस्ट करते रहो कई साल, ड्रग्स बैन करो, ड्रग्स बैन करो, ड्रग्स बैन करो, बट आप देखते हो कि सरकार को तो सुध दे ही नहीं रही है इसकी चीज, सरकार को कोई टेंशन ही नहीं है इस बात की, तो फिर आप ही ड्रग डीलर बन जाते हो कि फिर मैं प्रॉफिट ही अर्न कर लूं, जब सरकार बैन करना ही नहीं चाह रही तो। वही केस हुआ है या बांग्लादेशी लीगल माइग्रेंट। अब ये चीज सिर्फ बंगाल तक लिमिट नहीं रह गई, झारखंड उड़ीसा तक भी उतनी तेजी से स्प्रेड हुई है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये जब भी नेबरहुड या इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह की चीजें होती है, लीगल माइग्रेशन इंप्रूव होता है, तो अल्टीमेटली ये किसी भी कंट्री के लिए ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, राइट। वहां ट्रंप भी बोलता है मैं दीवार उठा दूंगा मैक्सिको यूएसए के बीच में, ठीक है। यूके में ऋषि सुनाक ने भी कहा था इन इलीगल माइग्रेंट्स को हम रवांडा शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से खाली करवाएंगे। सिमिलरली फ्रांस में तो काफी सारे अभी पेरिस ओलंपिक टाइम भी काफी सारे केसेस देखे गए इन लोगों के क्रुएल्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के, ठीक। और सेम इशू इंडिया में चल रहा है। तो ये इलीगल माइग्रेंट, अब आप कहोगे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है होने, तो हमें क्या, हमें ये है कि ये चीज अल्टीमेटली हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी, आज नहीं तो कल। एक बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने कई बुक्स लिखी हुई हैं, बट इतनी बायस्ड हैं कि वो कहती है इंदिरा जी ने बहुत बड़ी गलती की बांग्लादेश मैटर में इंटरफेयर करके। और प्रॉब्लम ये है कि जो यंग माइंड्स हैं, ये 20 साल के, 25 साल की, जो अभी अभी ग्रो हुए, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ इंदिरा गांधी बेवकूफ थी, उसने बांग्लादेश मैटर में इंटरफेयर करके इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, आज बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है। बट एक बात समझिए कि करोड़, ठीक है, करोड़ों बांग्लादेशी उस टाइम हमारी बॉर्डर्स क्रॉस कर चुके थे या बॉर्डर्स पे खड़े हुए थे। ये कोई भी आर्मी मार नहीं सकती इतनों को। और अगर हम लोग बांग्लादेश मैटर में इंटरफेयर नहीं करते तो ये सब इंडिया में ही सेटल होकर रह जाते। अभी भी लाखों सेटल है, लेकिन कुछ तो निकाले। वो कहती है कि टू फ्रंट वॉर आपने शुरू करवा दी, यहाँ तो बांग्लादेश है, वो फिर भी वॉर वाली सिचुएशन में इंडिया के साथ कभी नहीं आएगा। लेकिन जब पाकिस्तान ही होता, अगर वो आज भी इस फैक्ट में, तो इंडिया टू फ्रंट पे लड़ रहा होता। तो इस तरह की जो राइटर्स हैं ये बच्चों को
बेवकूफ बनाने और ब्रेन वॉश करने में बहुत आगे जा रहे हैं सरकार के साथ मिलके, एंड दे आर द रियल डेंजर फॉर द यंग माइंड। एक कलाम साहब थे जो कहते थे कि वी शुड ट्रेन द यंग माइंड, एंड एक आज के ये राइटर्स हैं जो कचरा भर रहे हैं इनके दिमाग में। बांग्लादेश में इंटरवेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना ये जो इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम आज हम लाखों में देख रहे हैं, ये करोड़ों में होती। ओके, एनीवे चलो उसको छोड़िए। अल्टीमेटली आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन इलीगल माइग्रेशन होता है, ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, ठीक है। ओके, और ये हर कंट्री के साथ होगा। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं रेफ्यूजीज की, इलीगल माइग्रेंट्स की, तो इसके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में कुछ हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं उससे। अगर आपको मतलब नहीं है, अगर पाकिस्तान में भी चलिए मान लीजिए कि उनके यहाँ तालिबान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि हम वो चीज कर सकते हैं जो अफगानिस्तान में की, नहीं, वी नीड, एक टाइम आएगा जब वी नीड टू हेल्प पाकिस्तान टू सब्जुगेट दिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अदरवाइज वहां अगर इस तरह की सिचुएशन और डेटोरेट होगी, फिर से लाखों लोग बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे इंडिया में क्रॉस करने के लिए, और कोई भी आर्मी वर्ल्ड की लाखों लोगों को गोली नहीं मार सकती। दैट इज नॉट पॉसिबल, रोक नहीं पाएंगे फिर। इसलिए एक अच्छा नेशन हमेशा ये चाहेगा कि उसके नेबरहुड जो कंट्रीज है उनमें पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, अदरवाइज वो खुद प्रॉब्लम में आएगा। ओके, इंडिया सेंड सप्लाईज टू टाइफून हिट लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। अब यहाँ पे आता है हमारा HADR प्रिंसिपल, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो अब इसको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि जब बात आती है म्यांमार की या वियतनाम, लाओस, किसी की भी, ठीक है, तो वी एक्ट एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हमारे पास सबसे बड़ी नेवी है, ठीक है, वी हैव द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस। तो ऐसे में हमें ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ में इनको असिस्ट करना पड़ता है, और यही सब मोटिव भी होता है जॉइंट एक्सरसाइज का। जब हम लोग जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं हमारी नेवीज किसी कंट्री के साथ, तो उसमें हमेशा से मिलिट्री एंगल नहीं होता। जब भी हम लाओस, म्यांमार, वियतनाम की बात करते हैं, सबके दिमाग में पहली बात आ जाती है सर चाइना के लिए करना है कुछ ना कुछ नेवी को। नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली आज क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, और इसी के लिए सिनर्जी सभी नेवीज और इनके बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, सिनर्जी स्टैब्लिश करने के लिए ही जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है। आज तक आपने सुना कि दो कंट्रीज की नेवी मिलकर किसी थर्ड कंट्री के अगेंस्ट वॉर में लड़ी हो? वर्ल्ड वॉर का टाइम छोड़ दीजिए उसके बाद नहीं, बट ये जॉइंट एक्सरसाइज होती रहती है ना फिर भी टाइम टू टाइम। उनका मेजर फोकस होता है ऑन दिस HADR। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सद्भाव, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम कॉज्ड बाय टाइफून यागी। हमने फंड भी दिए $1 लाख वर्थ ऑफ असिस्टेंस टू लाओस। एट द सेम टाइम हमने इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स भी डिप्लॉय किए शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ टू फेरी द असिस्टेंस, राइट। जस्ट जब भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करो तो हमेशा सिर्फ चाइना एंगल पे नहीं जाना, HADR प्रिंसिपल पे जरूर जाना। अगर वो नहीं है यानी कि आपका माइंडसेट सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। यहाँ मिसाइल फायर की है हाउदी रेबल्स ने, वो सब चल ही रहा है आज तक। बांग्लादेश ने कहा है यूएस को हमें असिस्ट करना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर रिफॉर्म्स, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। स्पेस एक्स, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन रिटर्न होम सेफली, ये 6 दिन अंतरिक्ष में रह के आए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस जो करना है कि प्राइवेट एजेंसी एंड स्पेस टूरिज्म। तो अगेन एक सिंगल पॉइंट कोट करिएगा अपने आंसर में कि हम लोगों ने भी ये जो रिफॉर्म्स किए हैं, NSIL बना दिया हमने, ये सब हमने क्यों किया है? प्राइवेट सेक्टर को हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि स्पेस टूरिज्म इज वन ऑफ द राइजिंग सेक्टर, ठीक है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके ये दे सकता है। गवर्नमेंट को इन सब में नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट को यानी कि हमारे इसरो को फोकस करना चाहिए फंडामेंटल रिसर्च में। स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट लॉन्चिंग, ये सब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो स्पेस टूरिज्म, और स्पेस टूरिज्म में आप ये एग्जांपल कोट करेंगे स्पेस एक्स मिशन का, जहां पर सारे सिविलियंस, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था इनमें से, सिविलियंस 6 दिन तक अंतरिक्ष में स्पेंड करके आए हैं यहाँ पर टाइम, ठीक है। और मेन बात ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो है करीब सिर्फ 450 किलोमीटर की हाइट पे। ये लोग बहुत ऊपर गए थे, दे हिट ए पीक एल्टीट्यूड ऑफ 1400 किलोमीटर, मोर देन 3 टाइम्स हायर देन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड द फर्दरेस्ट ह्यूमंस हैड एवर ट्रेवल्ड फ्रॉम अर्थ सिंस द अपोलो मिशन टू द मून। ठीक है, तो ये दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर कितना आगे तक जा सकता है, और इंडिया भी इसी रास्ते पे चल रहा है। डोडो, ठीक है, इस डोडो को एक्सटिंक्ट करने में पोर्चुगीज का बहुत बड़ा रोल है। ये पिग्स, डॉग्स वगैरह ले आए और उन लोगों ने इनके सारे अंडे वगैरह खा लिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड इनकी पॉपुलेशन पूरी एक्सटिंक्ट हो गई। एक टाइम पे ये पाए जाते थे, लेकिन इसका यूज ये आया था जब हमने कहा था कि हम लोग जेनेटिक
इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डोडो। The dodos and solitaires were flightless birds endemic to the forest of Mauritius. ठीक है, बट ये लोग ना हमेशा से फ्लाइटलेस नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये हमेशा से फ्लाइटलेस थे, उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो इसके डीएनए पे रिसर्च की गई है, दे फाउंड दैट दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डोव्स एंड पिजन्स। द डोडोस क्लोजेस्ट रिलेटिव वाज निकोबार पिजन, बट they were not always flightless. They became larger and lived closer to the ground. धीरे धीरे उनकी बॉडी हैवी होती गई और वो ग्राउंड पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर जब डच सेटलर्स मॉरिशस में आए 1598 में, दे फाउंड ए टॉल बिग फ्लाइटलेस बर्ड, और यहीं से इनके अंत की शुरुआत हुई। ठीक है, एक तो नेचुरल प्रेडेटर्स कम हो गए, ये सारे नॉन वेजिटेरियन थे, सब जानवरों को काट के खा गए। दूसरा, द पिग्स फ्रॉम द डच वेसल्स, ये अपने साथ पिग्स लेकर आए थे, दे एट देयर एग्स, रैट्स एंड कैट्स, जिसपे ये प्रे करते थे, और अल्टीमेटली इनके चिक्स वगैरह इन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। Alright, that's it for this session. Thanks for joining, and please do join the mains 450 plus and short discussion video course. ठीक है, this short discussion video is nothing but the version of brainstorming itself. ओके, और इसके साथ आपको हमेशा एक क्वेश्चन दिया जाता है टॉपिक पढ़ाने के बाद, जिसको आप लोग अपना आंसर लिख के सबमिट कर सकते हैं 24 आवर्स में फॉर इवैल्यूएशन। ओके, सो बी एक्टिव ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम ग्रुप पे काफी चीजें हैं जो रिक्वायर नहीं करती कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, तो उसको हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड टू प्रैक्टिस दैट एमसीक्यूज, वहाँ पे ऑलमोस्ट 400 हो चुके होंगे अब तक। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।